Hello guys, welcome back to my channel. Today we will discuss about amendment of Indian Constitution. Indian Constitution को कैसे अमेंड किया जा सकता है, कैसे किसी प्रोविज़न को ऐड किया जा सकता है, कैसे किसी प्रोविज़न में चेंज किया जा सकता है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम इन सारे टॉपिक के बारे में डील करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और क्रिटिसिज्म। कैसे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, इस सब के बारे में आज हम अपनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अमेंडमेंट, व्हाट इज़ अमेंडमेंट? अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट होता है एडिशन, किसी प्रोविज़न को ऐड करना, वेरिएशन, चेंज लाना और रिपील ऑफ एनी प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसी भी प्रोविज़न को ऐड करना या चेंज करना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, ये पावर पार्लियामेंट के पास दी गई है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 जो है, जो कि पार्ट 20 के अंदर आता है, उसके अंदर बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट को दी जाती है। ठीक है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, किसी भी प्रोविज़न को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है, वो ना तो इतना डिफ़िकल्ट है कि जैसे यूएसए में है। ठीक है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इतना इजी नहीं है। वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक अलग से बॉडी होती है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं होती यूएसए के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और जो ना ही इतना इजी है कि ब्रिटेन जैसा है। ठीक है, तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, अभी तक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 106 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में, कैसे अमेंडमेंट की जाती है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, ये आर्टिकल 368 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 368 ऑफ पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले बिल शुरू होगा। बिल शुरू कहाँ से होगा? पार्लियामेंट के जो दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से किसी एक में शुरू होगा प्रोसीजर। यानी कि बिल जो है, अमेंडमेंट बिल, वो लोकसभा या फिर राज्यसभा के अंदर लाया जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इस बिल को इनिशिएट नहीं करा जा सकता। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है कि जो अमेंडमेंट बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर लाया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर नहीं लाया जा सकता। ठीक है, और क्या है नोट करने की बात यहाँ पे कि ये जो प्रोसीजर है, यानी कि ये जो इनिशिएशन बिल लाया जा रहा है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, इसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि अमेंडमेंट बिल लाने के लिए, लोकसभा या राज्यसभा में अमेंडमेंट बिल लाने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? तो नहीं चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए। अब बिल लाया जा चुका है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। ठीक है, अब इन दोनों हाउसेज में से, पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में, बिल को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास किया जाएगा सेपरेटली। यानी कि लोकसभा में से अलग से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास किया जाएगा और राज्यसभा में अलग से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास किया जाएगा। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, अब तक यही समझो कि सेकेंड जो पार्ट है प्रोसीजर का, उसमें है कि दोनों हाउसेज में से बिल को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास किया जाएगा सेपरेटली। ठीक है, कोई भी जॉइंट सिटिंग इसके लिए नहीं की जाएगी। यानी कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी अमेंडमेंट बिल को लेके डेडलॉक बनता है तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास कर दिया स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, अब क्या करना है? ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करने के बाद अगर बिल में ऐसा कोई चीज़ है जो कि फेडरल प्रोविज़न के साथ डील करता है, यानी कि फेडरल प्रोविज़न को अगर अमेंड करने का बिल है, तो वो उसके लिए स्टेट रेटिफिकेशन भी चाहिए।
अदर केसेस में स्टेट रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर फेडरल प्रोविज़न का अमेंडमेंट है तो स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। और स्टेट की रेटिफिकेशन के लिए जितने भी स्टेट इंडिया में हैं उनमें से हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में से, हाफ ऑफ द स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर से ये जो बिल है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया, दोनों हाउसेज में से पास हो गया, स्पेशल मेजोरिटी के साथ स्टेट रेटिफिकेशन भी हो गया। अब जो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास आएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास आएगा बिल। प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो बिल को रिटर्न कर सकता है या फिर अपना असेंट देने से मना कर सकता है। ठीक है, पहले ये पावर थी प्रेसिडेंट के पास, लेकिन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के बाद से पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट से ये पावर ले ली गई और प्रेसिडेंट को ओब्लाइज करा गया कि आपको असेंट देना ही देना है। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट आ गया, उसके बाद जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाएगा बिल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ आ गया है। ठीक है, अगर आपको समझ आ रही है मेरी वीडियोस तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं जो आज तक करी गई हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो उनके बारे में बात करते हैं। अभी तक कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिनमें से एक है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो लैंड रिफॉर्म्स के लिए जो लॉ लेके आए गए थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको 9th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया था। और 9th शेड्यूल के अंदर ऐड करके बोला गया था कि जो भी प्रोविजंस 9th शेड्यूल के अंदर ऐड हैं उनको जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं लिया जा सकता। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉज को 9th शेड्यूल के अंडर ऐड करा जा सकता है। ठीक है, ये मेनली लैंड रिफॉर्म्स के लिए जो लॉज लेके आए गए थे उनके लिए करा गया था। ठीक है, फिर है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, इतने अच्छे अमेंडमेंट हुए थे इसमें, इसीलिए हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम पूरी एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए 2-3 बातें जो मेन थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर प्रीएम्बल के अंदर सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड किए गए थे और आर्टिकल 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर चेंज लाए गए थे और राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट फंडामेंटल राइट से निकाल कर लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, मैंने बताया था आपको जब मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ाया था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले फंडामेंटल राइट था, उसके बाद आर्टिकल 300A के अंदर ये लीगल राइट बना दिया गया था। वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। उसके अंदर हमने 10th शेड्यूल ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर हमने एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बारे में। जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 है उसमें हमने जो इलेक्शन के लिए, जो इलेक्शन में वोटिंग के लिए जो मिनिमम एज जो कि पहले 21 ईयर्स एज थी उसको हमने डिक्रीज़ करके 18 ईयर्स एज कर दिया गया था। ठीक है, अभी कुछ और हैं, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट फर्स्ट। यस, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में लाया गया था, उसमें पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐड किया गया था। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके अंदर हमने आर्टिकल 21A ऐड किया था, जिसके अंदर प्रोविज़न लाया गया था कि फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 21A है फंडामेंटल राइट के अंदर ऐड किया गया था, जिसमें जो कि चिल्ड्रन है जिनकी एज 6 to 14 ईयर्स है उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन
उनका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। उसके बाद है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 जिसके अंदर जीएसटी लाया गया था, ठीक है। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस लाया गया था। और अब ये रिसेंट का एक्ट है जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, उसके अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था। इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंदर प्रोविजन किया गया था कि जो 33% सीट्स हैं लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की, उसके अंदर जो 33% ऑफ द सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व करी जाएंगी, ठीक है। ये हो गए इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में, कितने टाइप हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के, ठीक है। जो आर्टिकल 368 है उसमें मेनली 2 टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात करी गई है। एक तो है सिंपल स्पेशल मेजोरिटी से और एक है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन से, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी के बारे में। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी, ठीक है। और उनमें से प्लस है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि ईच हाउस की टोटल मेंबरशिप का 2/3 मेंबर जो है वो प्रेजेंट और वोट करते हुए होना चाहिए, ठीक है। अब स्पेशल मेजोरिटी से हम किस को अमेंड कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को अमेंड कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स में अगर अमेंडमेंट लाना है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट लाना लोगों के अधिकारों में चेंज करने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जो जनता है उसके अधिकारों को चेंज करना, तो उसके अधिकारों को चेंज करना इतना आसान ना हो कि पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर ले इजीली, इसीलिए इसको स्पेशल मेजोरिटी के अंदर डाला गया है कि स्पेशल मेजोरिटी की प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही इनको अमेंड किया जा सकता है। डीपीएसपीज मैंने बताए थे कि स्टेट में कैसे लॉज और कैसे इंडिया को चलाया जाएगा, उन चीज़ों के बारे में बताया गया डीपीएसपीज के अंदर, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए इन दोनों को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की नीड पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन के लिए। किसमें स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए? मैंने बताया था स्टेट की रेटिफिकेशन कैसे होती है कि इंडिया की जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट हैं उनमें से हाफ ऑफ द स्टेट में जो बिल है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए जिस भी हाउस में बिल लाया गया है। उसके बाद दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करके स्टेट की रेटिफिकेशन भी ली जाएगी, जिसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स शुड रेटिफाई बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। किन किन चीज़ों में इसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, चेंज इन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड यूटी, अगर स्टेट और यूटी की एग्जीक्यूटिव पावर को चेंज करना है तो एग्जीक्यूटिव पावर होती है कि कोई भी लॉ है उसको कैसे एग्जीक्यूट करा जाएगा, कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, वो एग्जीक्यूटिव पावर होती है। लॉ बनाने की पावर को लेजिस्लेटिव पावर बोलते हैं और लॉ को इम्प्लीमेंट करने की पावर को एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रोविजंस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन स्टेट एंड यूटीज, अगर लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है स्टेट और यूटी के अंदर तो भी स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए होगी। जीएसटी के लिए स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए। कोई भी प्रोविज़न जो कि 7th शेड्यूल के अंदर है, क्योंकि 7th शेड्यूल डील करता है मेनली फेडरल प्रिंसिपल से, ठीक है। 7th शेड्यूल के अंदर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो इसमें अगर कोई अमेंड करना है तो स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिएगी। और आर्टिकल 368 इटसेल्फ अगर आपको अमेंड करना है तो स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए, ठीक है। ये हो गए टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविज़न ऐसे भी हैं जिनको सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया गया है। हालांकि ये जो प्रोसीजर है सिंपल मेजोरिटी से अमेंड करने का, ये आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन ये कुछ आर्टिकल्स के अंदर आता है कि कुछ चीज़ों को हम सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं, जिसमें आता है
एडमिशन करना, एस्टेब्लिश करना या नई स्टेट को बनाना, किसी नई स्टेट का एडमिशन, एस्टेब्लिशमेंट या फिर जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनकी बाउंड्रीज या उनके नेम को चेंज करना, अगर ये करना है तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट में बनानी है या हटानी है तो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिएगी, ठीक है। सेकंड शेड्यूल, मैंने आपको शेड्यूल पढ़ाया था जब बताया था कि सेकंड शेड्यूल में क्या आते हैं, इमोल्यूमेंट्स और सैलरीज आती हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की आती हैं सैलरीज, इमोल्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है, सेकंड शेड्यूल के अंदर आती है। उसमें अगर अमेंड करना है तो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और क्वारम इन पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट के क्वारम को चेंज करना है तो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। क्वारम क्या होता है? क्वारम होता है 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स इन ईच हाउस, यानी कि जो हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में टोटल मेंबरशिप का 1/10 मेंबर वो होता है कोरम, ठीक है। जैसे कि लोकसभा में एटलीस्ट 55 मेंबर है जो कि कोरम बनाते हैं, यानी कि 55 मेंबर होने चाहिए कोई भी लॉ लेके आने के लिए। सबसे पहले कोरम कंप्लीट होना चाहिए किसी भी लॉ को शुरू करने के लिए। अगर किसी भी लॉ लाने के लिए बिल हम शुरू करते हैं तो उसके लिए दोनों हाउसेस में कोरम कंप्लीट होना ज़रूरी है। लोकसभा में 55 मेंबर्स और राज्यसभा में 25 मेंबर्स, ठीक है। इसके अलावा 5th और 6th शेड्यूल में आपको अगर कोई अमेंडमेंट लाना है तो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अब आप बताएंगे, मैंने शेड्यूल का टॉपिक आपको पढ़ा दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि 5th और 6th शेड्यूल किससे डील करता है, ठीक है। और सिटीजनशिप के लिए कोई लॉ लेके आना है तो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस प्रोसीजर को क्यों क्रिटिसाइज़ करा गया है। कुछ चीज़ें हैं जो इस प्रोसीजर में लैकिंग है, उनकी वजह से उसको इस प्रोसीजर को क्रिटिसाइज़ किया गया है। जैसे कि नो स्पेशल बॉडी फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कोई स्पेशल बॉडी नहीं है। ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जबकि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होती है जो कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास, यूएसए की पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट प्रोसीजर। मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्टेट लेजिस्लेचर में ये प्रोसीजर इनिशिएट नहीं किया जा सकता, जबकि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इनिशिएशन किया जा सकता है, ठीक है। नो प्रोविज़न फॉर जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। नो टाइम लिमिट फॉर स्टेट रेटिफिकेशन, स्टेट्स को भी रेटिफाई करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है। इन सब क्रिटिसिज्म के बावजूद कुछ ऐसे पर्सनल हैं जिन्होंने इंडिया के इस अमेंडमेंट प्रोसीजर की प्रशंसा करी है। जैसे कि केसी वियर कहते हैं कि इंडिया का जो प्रोसीजर है, अमेंडमेंट प्रोसीजर है, जो कि वो एक ब्लेंड है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का, यानी कि दोनों का मेल जोल है। ना ही इतना फ्लेक्सिबल है कि इजीली अमेंड करा जा सके जैसे कि ब्रिटेन, और ना ही इतना डिफ़िकल्ट है कि अमेंड करना बहुत मुश्किल हो जाए जैसे कि यूएसए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, और टाइम के साथ अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कॉर्पोरेट करना है तो अमेंडमेंट होना ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, नहीं तो जो प्रेजेंट टाइम में जो कंडीशन है उनके साथ हम डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अमेंडमेंट ज़रूरी होता है। आप क्या सोचते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसीजर है अमेंड करने का, वो रिजिड होना चाहिए या फ्लेक्सिबल होना चाहिए? आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में दे